वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ बाबर अहवान साहब मौजूद हैं। बाबर साहब बहुत शुक्रिया। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात जो कि मिसाक जमहूरियत की जिसने बुनियाद रखी कि फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जब तक बात होती रही, जब तक डेमोक्रेसी के हवाले से गुफ्तगू हुई, सबसे पहले पीपल्स पार्टी का नाम आता था। क्या ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम में भी और फिर अब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है जिसको बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिससे पावर बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाएगा, पीपल्स पार्टी उसकी हमायत करती नज़र आ रही है। क्या मोटिव्स हैं इसके पीछे? आप पीपल्स पार्टी में रहे हुए हैं, थोड़ा सा हमें इंसाइट बताएं कि क्या माइंड सेट हो सकता है जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी का। देखिए, पीपल्स पार्टी की एक 4 नुक्तों में एक तारीख है सियासी। पहली जिद्दोजहद है जिसमें पंजाब की जो किसान कमेटियाँ थीं वो शामिल करके बाबाए सोशलिज़म शेख रशीद अहमद वो शामिल हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ, और पीपल्स पार्टी बनी जो लेफ़्ट विंग की एक इनकलाबी पीपल्स पार्टी थी। उसके बाद फिर बीबी का दौर आया, बीबी के साथ मैं था, और उस दौर में हमने मैं 22 साल के करीब रहा हूँ पीपल्स पार्टी में। हमने बीबी ने एक नए तरीके से री इन्वेंट की पीपल्स पार्टी, और उसमें सिर्फ वो नारा लगाती थी मज़दूर का भुट्टो ज़िंदा है और किसान का भुट्टो ज़िंदा है और भुट्टो ज़िंदा है। ये दूसरा दौर था। अब जो अब दौर आया है, इस दौर के बारे में जिस वक्त मैंने बीबी की शहादत अनाउंस की या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मरी रोड के ऊपर अंदर जाके देखने के बाद, तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ 3 दिन बाद, मेरे ख्याल में आमिद मीर साहब के शो में था। तो मैंने कहा कि मुझे खौफ है कि गोली बेनज़ीर भुट्टो साहबा को लगी और कहीं पीपल्स पार्टी शहीद ना हो जाए साथ। वही हुआ, इसलिए कि फिर पीपल्स पार्टी ने पंजाब जो है वो हवाले कर दिया आले शरीफ के। ये मोटिव क्या होता है जी, इसके किसी ना किसी कीमत पे हम इक़्तिदार से असूल जाए भाड़ में। डेमोक्रेसी डेवल में केयर अबाउट इट, और जो लोग हैं वो अल्लाह के हवाले करके, और उसके बाद फिर अपने मुफादात, अपने तहफ़्फ़ुज़, अपनी बड़ी बड़ी जायदादें। अभी भी आप तहकीकात करें ना ज़रा, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जायदादों की चेन बिकी है, वो किसने ख़रीदी है आपको पता लगेगा। तो मोटिव और क्या है? मोटिव वही है जो हामान का था, शद्दाद का था, और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिससे बनी इसराइल को छुड़ाया था उसका था। तो मोटिव क्या? माल जमा करो और खुदाई के दावे करो, डेमी गॉड बनो, ज़मीन के ऊपर खुदाई करो, और लोगों के लिए हुकूमत करने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर राज करो। ये आवाम का राज बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, उनका लेकिन हक है, आई विल गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो जो चाहे मर्जी करें, इसलिए कि मैं पार्टी में नहीं हूँ, इसलिए मैं उनको कोई मशवरा नहीं दे सकता। लेकिन होगा क्या, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और पीपल वांट टू नो। होगा ये कि ये तरमीम आने के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी है उस पर ख़त तनसीख खींच दिया जाएगा और रेड क्रॉस उसके ऊपर लग जाएगा, और उसके नतीजे में वो आवाज़ें जो बड़ी मुश्किल के साथ 32 साल बाद तकरीबन बंद की गई थी लोगों को ऑटोनॉमी दे के, वो आवाज़ें दोबारा शुरू होंगी। कोई भी नहीं रोक सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर भी नेशनलिज्म की आवाज़ें उठती हैं, और जो केपी है उसमें तो 3-4 पार्टियाँ जो नेशनलिज्म की सिर्फ बलूचिस्तान की तरह और सिंध की तरह सियासत करती हैं। इसलिए वो लोग जो लाए गए हैं उनके वोट कम हैं, जो रह गए बाहर उनके वोट ज़्यादा हैं इनसे। तो इसलिए आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीका इसका ये है कि आप 3 महीने 100 दिन दें, और कोई किसी की अपॉइंटमेंट या रिटायरमेंट का सवाल दरमियान में नहीं आना चाहिए, और आप इस पे डिबेट करें, सही मानों में डिबेट करें कि हम किस किस चीज़ को हाथ लगाएं। बेसिक स्ट्रक्चर एक दफ़ा अगर उड़ गया तो फेडरेशन हिल जाएगी। ये इससे पहले हुआ है, तो और इसके लिए ओपोजिशन को माजी से सबक सीखना चाहिए। ओपोजिशन को फिर क्या करना चाहिए? ओपोजिशन इसके लिए एहतजाज करेगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से देखा हमने, अब अदालतें, आप लोग कहते हैं, पीटीआई कहती है कि मफलूज हो गई हैं, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली कुछ कर भी नहीं रहे। अब 27वीं आईनी तरमीम आई है, ये भी एक्सेप्ट हो जाती है, ओपोजिशन का क्या लाए अमल होगा? देखिए, अपोजिशन एक तो लार्जर है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इतना तो पाकिस्तान के 78 साल में इंडिया की जद्दोजहद आज़ादी में इतने लोगों के ऊपर जो मजालिम थे और इतनी लोगों ने जद्दोजहद नहीं की जितनी लंबी जद्दोजहद हमने की है और कर रहे हैं। इसलिए कर ही हम रहे हैं, और कौन कर रहा है? बाहर कोई निकल ही नहीं सकता। बाहर ये
किसी जगह जाके शहर में कोई मुंह दिखाने के काबिल कोई नहीं है इन हुक्मरानों में से जो फॉर्म 47 के जरिए से, वो चाहे तीनों सूबों में जिस मर्जी इलाके के हों या AJK के हों, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। इसलिए कि विल ऑफ द पीपल वोट के जरिए मिलती है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर लिखा हुआ है। एक दूसरा ये है कि हमने एक अपना एजेंडा बनाया हुआ है जिसका आइटम नंबर 1 इमरान की रिलीज़ है। दूसरा ये है कि अगर इन्होंने बात करनी है किसी ने किसी इशू के ऊपर भी, इमरान ने वो मुख्तलिफ़ किस्म की शुरलियाँ छोड़ी जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गुब्बारे लॉन्च किए जाते हैं, तो मैं मुसलसल ऑन रिकॉर्ड अपने कॉलम वकालतनामे में भी कहता रहा हूँ और बाबर अवान मैं नेटवर्क ऑफिशियल सारी जगह मैं कहता रहा हूँ और शोज़ में भी मैं कहता रहा हूँ कि गुफ्तगू सिर्फ इमरान खान करेगा। ये कि फ़लाँ को इजाज़त मिल गई, फ़लाँ आगे हो गया, फ़लाँ पीछे का, कोई नहीं करेगा। मैं कुछ चीज़ों का गवाह हूँ गुफ्तगू के हवाले से, और अली अमीन गंडापुर भी गवाह हैं, और मैं इमरान खान से लेता था जो भी वो मुझे बताते थे, तो मैं जब भी मैंने पूछा किससे बात करूं तो वो कहते थे अली अमीन से। तो इसलिए जो भी होना है वो सारे का सारा होना है तो कहाँ इमरान पे, खान के जरिए से होना है। ये कोई ना सोचे कि उसको कोई माइनस करेगा और फिर वो पब्लिक में बाहर निकल सकता है। बहुत सारी चीजों के जो गवाह हैं, करेगा आपने उसके कहा साथ कि वही वो होगा जो गुफ्तगू पहले हो चुका है लोगों के जी साथ। जी आपने कहा बहुत सारी चीजों के आप गवाह हैं। वो गुफ्तगू अली अमीन तक जाती थी, इमरान खान साहब की खुद हदायत से जाती थी, आपके सामने बहुत सारी चीजें होती रही हैं। तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया, क्या बात होती थी और उसके बाद फिर क्या उसका रिप्लाई आता था, कहाँ वो गुफ्तगू जाती थी, क्यों बीच में डेडलॉक आया? धोखा होता था। इमरान खान ने ट्वीट में भी कहा है। तो जो आप लोगों को कहा जाता था, जो अश्योरिटी दी जाती थी, वैसा नहीं होता था फिर? धोखा दही आप जो जानते हैं ना 420 है। ठीक, आप क्या समझते हैं कि क्या होगा अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की दोबारा बहाली होती है? पहली बात तो यह है कि शरफ फरीदी थे, एक फेडरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में 1993 में एक मुकदमा किया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था एक्स नंबर ऑफ ईयर्स आप जुडिशरी को अलहदा करेंगे, एग्जेक्टिव से आज़ाद करेंगे। और शरफ फरीदी केस के ज़रिए से फिर वो जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स थे उनको एग्जेक्टिव में से निकाल जुडिशल से निकाल के सेक्शन 30 की पावर्स उनके पास हुआ करती थी, जुडिशल वर्क वो करते थे, कत्ल के अलावा सारे मुकदमे वो सुना करते थे। और ये बड़ा ख़तरनाक काम है। एक मुतवादी अदलिया नीचे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में खड़ी करने के लिए ये जा रहे हैं। हमने उन मैजिस्ट्रेट्स के सामने आप वकालत के आगाज़ में मैंने मुकदमे लड़े हुए हैं। अच्छा, फिर वो सुनते किस तरह थे? वो ADC की भी सुनते थे, ADCR की भी सुनते थे, डिप्टी कमिश्नर की सुनते थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सुनते थे, कमिश्नर की भी सुना करते थे। और इंसाफ नाम की चिड़िया का दाखिला कोई इल्ला माशाअल्लाह जो डट जाने वाला बंदा था, वो कोई मेरे ख्याल में 1000 में से एक। जिस तरह अभी पीछे 9 मई के मुकदमों के हवाले से एक नाम सामने आया था, जनाब अब्बास मुस्तफ़ाई साहब का, जिन्होंने 2 केसेस बरी किए थे सरगोदा में। एक पहलू इसका दूसरा पहलू ये है कि जो जुडिशरी है, रेगुलर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जिसमें सिविल जज और सीनियर सिविल जज के पास ये इख्तियारात होते हैं, वो फारिग हो जाएंगे। तीसरा पहलू ये है कि पुलिस की तरह और बाकी इदारों की तरह इनको इस्तेमाल किया जाएगा हमारे खिलाफ। सबसे बड़ी फोर्स हम बाहर निकलते हैं। हम जब बाहर निकलते थे लोग कहते थे देखें जी ये रोज़ बाहर निकल आते हैं, और हम बेसिकली आप सब क्या हक इज्तमा बचा रहे होते हैं, हम आपका राइट ऑफ फ्री प्रेस बचा रहे होते हैं, राइट ऑफ एक्सप्रेशन बचा रहे होते हैं, राइट ऑफ मूवमेंट बचा रहे होते हैं। अब बाहर निकले, आपने देखा नहीं इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के अंदर क्या हुआ कश्मीर की बात करने के लिए? आपने देखा नहीं मुरीदके में क्या हुआ? उससे पहले भी जो वाक़यात हमारे साथ हुए थे, इंक्लूडिंग 26 नवंबर। तो ये जब एग्जेक्टिव के नीचे इंसाफ चला जाएगा तो इंसाफ का फिर जलियांवाला बाग हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब। नाज़रीन हमारे साथ अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।